नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर और चलिए हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा संपन्न हुआ है। पीएम ने G7 शिखर सम्मेलन की देखिए आउटरीच सत्र में भाग लिया। विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 की आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। देखिए इटली में कई राष्ट्राध्यक्ष पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक, इसके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन और देखिए यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जॉर्डन किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को आमंत्रित करने के लिए भी यहां पर आभार व्यक्त किया गया। देखिए पीएम ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ बातचीत की है और विभिन्न विषयों पर यहां पे चर्चा हुई है। गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया। तो देखिए ये संपन्न हो चुका है। तमाम जो सत्र है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। किन किन से उनकी मुलाकात हुई वो भी हम आपको बता रहे हैं। चाहे हम जापान की बात करें या फिर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी बात करें, यूरोप के जो तमाम देश हैं उनके साथ भी यहाँ पे मुलाकात हुई, उनके साथ भी बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर हुई और द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ यहाँ पर बात उस मुद्दे पर कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के साथ उनके संबंध है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार को भी कैसे यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है उसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा। देखिए पीएम मोदी 18 जून को पहुंचेंगे वाराणसी। शाम 4:15 पर किसान सम्मान सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वाराणसी में ही करेंगे रात्रि विश्राम और इसके अलावा पीएम 19 जून को वाराणसी से बिहार के लिए रवाना होंगे। देखिए 19 जून को सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे। पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उनका ये क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी पहुंचेंगे। शाम 4:15 यानी कि 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और फिर देखिए शाम 6:15 6:15 बजे यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे और पीएम मोदी वाराणसी में रात्रि विश्राम भी करेंगे। पीएम मोदी 19 जून को वाराणसी से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि उनको बिहार भी जाना है और देखिए 19 जून को सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का वो उद्घाटन करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख और देखिए प्रासंगिकता की चुनौती। दक्षिणी इटली की पुगलिया में G7 देशों का सम्मेलन। G7 देशों के सम्मेलन में कई बड़े वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के पीएम एमेनुअल मैक्रो, जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने यहां पर शिरकत की। देखिए सम्मेलन का आयोजन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। G7 की बैठक में रूसी सेंट्रल बैंक की फ्रिज संपत्ति का उपयोग करने पर भी यहां पर सहमति बनी। इसके अलावा रूसी सेंट्रल बैंक की संपत्ति से यूक्रेन को $46 बिलियन की मदद है। देखिए G21 की तुलना में G7 की आर्थिक शक्ति और विविधता कम है। ये ग्लोबल साउथ के मुद्दों की तरफ ध्यान देने का समय है। इसके अलावा इस समय ग्लोबल साउथ के मुद्दों का समर्थन भारत भी कर रहा है। आरएसएस से जुड़े इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष है राम माधव। तो पूरा कार्यक्रम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं और किस तरह से जो तमाम देशों के दिग्गज है, जो तमाम देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे एक ही जगह पर आए और किस तरह से यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको ये भी जानकारी देते हैं कि सम्मेलन में किस किस ने शिरकत की। देखिए G7 देशों के सम्मेलन में कई बड़े वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। चाहे हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जर्मनी के चांसलर ओलाफ की या फिर बात करें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने भी उसमें शिरकत की। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वो भी यहाँ पर थे। प्रधानमंत्री मोदी थे और फ्रांस के पीएम एमेनुअल मैक्रो भी यहाँ पर थे। जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी इसमें शिरकत की थी और सम्मेलन का आयोजन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से यहाँ पर किया गया, जिसके बाद उनको धन्यवाद भी यहाँ पर दिया गया।
लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की तैयारी। अब कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा उलटफेर। देखिए, कई राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष बदलने की यहां पर तैयारी नजर आ रही है। कुछ प्रभारी महासचिवों को भी बदल सकती है कांग्रेस। तो यानी कि कांग्रेस के अंदर बड़ा फेरबदल यहां पर हो सकता है। देखिए, सीएम रेवंत रेड्डी छोड़ सकते हैं तेलंगाना। प्रदेशाध्यक्ष का पद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, इसके अलावा झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह महारा, इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपना पद यहां पर छोड़ सकती हैं। अब कांग्रेस का फोकस जो है वो है महाराष्ट्र पर, हरियाणा पर और झारखंड पर। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इन तीनों राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस के अंदर भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए कांग्रेस अब बड़ा फेरबदल यहाँ पे करने जा रही है। लोकसभा चुनाव हुए और इन चुनावों के बाद अब कांग्रेस की जो तैयारी है वो है संगठन में बदलाव करने की। कई राज्यों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष बदलने की तैयारी चल रही है। कुछ प्रभारी और महासचिवों को भी कांग्रेस बदल सकती है। देखिए, सीएम रेवंत रेड्डी छोड़ सकते हैं तेलंगाना प्रदेशाध्यक्ष का पद। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ये भी अपना पद छोड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो फोकस है फिलहाल विधानसभा चुनाव पर है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने और झारखंड के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तीन राज्यों को कैसे कांग्रेस साधेगी उसको लेकर रणनीति अभी से बनाई जा रही है। दिल्ली विधानसभा से बाहर हुए विधायक राजकुमार आनंद दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित हुए हैं। राजकुमार आनंद, देखिए, दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री है राजकुमार आनंद। अप्रैल में आप छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। आनंद ने 10 जून तक नहीं दिया नोटिस का जवाब। 11 और 14 जून को हाजिर भी नहीं हुए। राजकुमार आनंद विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल ने उनकी सदस्यता है जो खत्म यहाँ पर कर दी है, क्योंकि नोटिस का जवाब भी देना होता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसके चलते देखिए दिल्ली विधानसभा से बाहर हुए हैं विधायक राजकुमार आनंद। दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित उनको किया गया है। राजकुमार आनंद की अगर बात करें तो दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं। अप्रैल के अंदर ही आपका दामन छोड़कर बसपा में वो शामिल हुए थे और देखिए 10 जून तक उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था और 11 और 14 जून को हाजिर भी नहीं हुए। ऐसे में देखिए विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल ने उनकी सदस्यता को यहां पर खत्म किया है। अब बात करते हैं बंगाल कांग्रेस की। चूंकि बंगाल कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस की कमान छोड़ डाली है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा कि जब ममता से पार्टी की बातचीत चल रही है तब भी इस्तीफा दिया था, लेकिन मुझे रोक दिया गया था। अब चुनाव खत्म हो गया है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हालांकि आलाकमान ने अंतिम फैसला नहीं होने तक पद पर रहने के लिए कहा है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी 2019 से 2024 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इस बार चुनाव में बंगाल की बहरामपुर से मैदान में उतरे थे अधीर रंजन और देखिए टीएमसी नेता और क्रिकेटर यूसुफ पठान ने 80,000 से अधिक वोटों से उनको मात दी थी और उसके बाद जो अब उनके इस्तीफे की चर्चा है वो यहाँ पर तेज हो रही है। हालांकि आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि अभी आप पद पर ही बने रहे, लेकिन आपको पूरा एक बार मसला यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, पूरे मसले पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको भी लगेगा कि जो बंगाल कांग्रेस है उसमें फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस की कमान यहाँ पर छोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा कि जब ममता से पार्टी की बातचीत चल रही थी तब भी इस्तीफा दिया था, लेकिन मुझे रोक दिया गया। अब चूंकि चुनाव खत्म हो गया है तो मेरा जो इस्तीफा है उसको आप स्वीकार करें। हालांकि आलाकमान की तरफ से ये कहा गया है कि अंतिम फैसला नहीं होने तक आपको यहाँ पर पद पे बने रहना है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो है 2019 से 2024 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वो रह चुके हैं। इस बार चुनाव में बंगाल की बहरामपुर से मैदान में उतरे थे, हालांकि उनको यहाँ पे करारी हार का सामना करना पड़ा था। संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% तक का आरक्षण। देखिए, मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए महत्वपूर्ण वादों को यहाँ पे पूरा किया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो सीमा है 30% से बढ़ाकर 50% तक की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार की
अधिक अवसर मिलेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर यहाँ पे सशक्त बनेगी। और देखिए, इस फैसले के बाद, इस ऐलान के बाद जो राजस्थान की महिलाएं हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशी की लहर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया संकल्प पत्र के अंदर, वो वादे यहाँ पे लगातार पूरे हो रहे हैं। चाहे हम बात कर ले महिलाओं को सशक्त करने की, और इस दिशा में बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए महत्वपूर्ण वादों को यहां पर पूरा किया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% तक की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सशक्त भी यहां पर बन पाएगी। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में 11वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वागत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का यहाँ पर उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी उनके साथ में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री सुरेश सिंह रावत भी उनके साथ में मौजूद रहे। देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम को यहाँ पे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो जरा जान लीजिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत में गोल्ड मेडल्स में बेटियों की अधिक सहभागिता देखकर खुशी की बात यहाँ पर नजर आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प धीरे धीरे साकार हो रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने जिस तरह से बेटियों की भागीदारी यहाँ पे रही, उसको लेकर यहाँ पे खुशी व्यक्त की। आपको बता दें कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने राज्यपाल कलराज मिश्र का यहाँ पे स्वागत किया था और राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया था। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी उनके साथ में मौजूद रहे थे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। मंत्री सुरेश सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद थे और राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत में गोल्ड मेडल्स में बेटियों की अधिक सहभागिता देखकर खुशी नजर आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प धीरे धीरे साकार हो रहा है। प्रदेश के 86 नवगठित शहरी निकायों के लिए बड़ी खबर यहां पर है। निकायों में इस दिसंबर तक चुनाव कराने की सरकार की तैयारी है। निकायों में वार्ड के गठन के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। देखिए, स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टर को निर्देश यहां पे जारी किए हैं। वार्डों के गठन के बाद हर निकाय में वार्डों की संख्या तय होगी और देखिए, इस पूरे काम के लिए विभाग ने जारी किया है पूरा कार्यक्रम। 26 अगस्त 2024 तक सरकार स्तर पर अनुमोदन किया जाएगा। प्रत्येक निकाय के प्रत्येक वार्ड के समीकरण का अनुमोदन होगा और इन निकायों में इस वर्ष नवंबर में चुनाव भी यहां पर होने हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पे जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। जानकारी आपको दे दें कि निकायों में इस दिसंबर तक चुनाव कराने की सरकार की तैयारी है और प्रदेश के 86 नवगठित शहरी निकायों के लिए बड़ी जानकारी यहाँ पर यही मिल रही है कि निकायों में वार्डों के गठन के लिए निर्देश यहाँ पे जारी किए गए। स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। वार्डों के गठन के बाद हर निकाय में वार्डों की संख्या तय होगी और इस पूरे काम के लिए विभाग ने कार्यक्रम भी जारी किया है। 26 अगस्त 2024 तक सरकारी स्तर पर इसका अनुमोदन किया जाएगा। प्रत्येक निकाय के प्रत्येक वार्ड का सीमांकन का अनुमोदन होगा और इन निकायों में इस वर्ष नवंबर में चुनाव भी होने हैं। सिरिल रामफोसा बनी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को मतदान हुआ था जिसमें सिरिल रामफोसा को 283 वोट मिले और देखिए, विरोधी जूलियस मालेमा को केवल 44 वोट मिले। बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे रामफोसा। तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे रामफोसा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको साथ में ये भी बता रहे हैं उनको कितने वोट यहाँ पर मिले हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि जो सिरिल रामफोसा है वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को मतदान हुआ था जिसमें सिरिल रामफोसा को 283 वोट मिले थे और देखिए, विरोधी जूलियस जो मालेमा है उनको यहाँ पे केवल 44 वोट मिले। बड़ा अंतर यहाँ पे नजर आया। हालांकि वोट दोनों की कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे रामफोसा और तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे रामफोसा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को मतदान हुआ था। जानकारी आपको दे दें, इसमें सिरिल रामफोसा को 283 वोट मिले और एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पर। विरोधी जूलियस मालेमा को केवल 44 वोट यहां पे मिले थे और बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे रामफोसा और एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के तीसरी
बार के राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को मतदान हुआ था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसमें देखिए सिरिल रामाफोसा को जीत मिली है। 283 वोट उनको मिले थे और उनके विरोध में जूलियस मालिमा उनके साथ सामने खड़ी थी, जिन्हें केवल 44 वोट मिले। और देखिए अब बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे रामाफोसा।